Hallo, liebe Freunde. Wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत स्पेशल सेशन कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूं। एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, पीएचडी की और मोर देन 12 ईयर से इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं मर्सिडीज़ बेंज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे टिप्स देता हूँ। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल है। इसमें हम आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो भी आपने मुझसे सवाल पूछे हैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, उनको हम एड्रेस करेंगे और उसके लिए हमने एक स्पेशल लोकेशन चूज़ की है, वो आपको नज़र आ रही है। तो लेट्स गो। इस कार में हम ड्राइव करते हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हम किस कार में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये है मर्सिडीज़ बेंज EQS 500। मर्सिडीज़ बेंज की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें करंटली ये सबसे फ्लैगशिप मॉडल है इनका। नाम से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्लैगशिप कार है क्योंकि इसके नाम में S आता है। जैसे आपको पता है मर्सिडीज़ बेंज की जो प्रीमियर फ्लैगशिप व्हीकल्स हैं वो S क्लास हैं और EQS इसका ही इलेक्ट्रिक वर्जन है जो मर्सिडीज़ बेंज ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। जिस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं कार, ये इसका 2025 का वर्जन है। ये कार बड़ी रिसेंटली प्रोड्यूस हुई है मर्सिडीज़ बेंज की फैक्ट्री 56, जो कि यहाँ पे इनकी सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ज़िंडलफिंगन में, जहाँ पे मैं रहता हूँ बाय द वे। और हमें ये कार इस वक्त मिली हुई है ड्राइव करने के लिए। और इसमें स्पेशल बात ये है, ये कार कम्प्लीटली ऑटोनोमसली ड्राइव करती है विदाउट एनी इंटरवेंशन। आपको स्टीयरिंग व्हील को भी टच करने की ज़रूरत नहीं और कार कंप्लीट ऑटोनॉमी के साथ ड्राइव करती है। ऑन सम सेक्शंस ऑफ द जर्मन ऑटोबान और यूएस में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी भी हुई है इन द प्रेस और आपको इसके बारे में और भी यूट्यूब वीडियोज़ और आर्टिकल्स नज़र आ जाएंगे जिसमें इसकी सारी डिटेल्स बताई गई हैं। और इस कार में जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें वो अवेलेबल है और हम इसको टेस्ट आउट भी करेंगे अभी ऑटोबान पे। जब चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है फीचर। तो गाड़ी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने जर्मनी से रिलेटेड मुझसे किए हैं। जैसे आपको पता है व्हाट्सएप कम्युनिटी है मेरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप जाके फ्री इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है जर्मनी जो आना चाह रहे हैं या जर्मनी आ भी चुके हैं, वो है जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड। डिफरेंट तरीक़ों से सवाल पूछा गया है बट बेसिकली ये सवाल ये बनता है कि हम जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जर्मनी में आके सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या हम यूट्यूब से स्टार्ट करें, क्या हम डुओलिंगो ऐप से स्टार्ट करें या किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एनरोल हों जहाँ पे हमें पे भी करना पड़े? मैंने वीडियो में तो आपके साथ शेयर किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज। मेरे हिसाब से उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या यूट्यूब और ऐप से आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं या नहीं, तो इस पर मेरा आंसर है कि आप स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली यूट्यूब या डुओलिंगो ऐप या कोई भी डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको यूज़ करके शुरू अपनी लैंग्वेज जर्नी कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। यूट्यूब और डुओलिंगो ऐप ऐसे मीडियम्स हैं जो कि सिर्फ आपको इनपुट देते हैं या आपको आपकी प्रोग्रेस के ऊपर बता नहीं सकते। यूट्यूब में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे या किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। मे बी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हो, ग्रामर की, स्पीकिंग की, वोकैबुलरी की, लेकिन आपको टेस्ट करने का कोई चांस नहीं होता उन वीडियोज़ के बाद। आप उन वीडियोस को देख तो लेते हैं, मे बी उससे कुछ सीख भी जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, जब उनको बोलना होता है, आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लेके आना होता है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आप अकेले होते हैं, आप किसी क्लास में नहीं होते, टीचर के साथ नहीं होते, आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड नहीं है, तो आपके पास वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस पर मुझे काउंटर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि अब तो चैट जीपीटी आ चुका है,
उसके साथ हम बात कर सकते हैं। उसका जो वॉइस मोड है वो भी बहुत अच्छा होता है। यस, वो भी एक पॉसिबिलिटी है जिससे आप शुरू कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन चैट जीपीटी या किसी भी आप जीपीटी मॉडल को टेस्ट आउट करते हैं तो उसमें आपको एक लिमिटेशन वहाँ पे भी नज़र आती है कि वो आपकी बात सही तरह समझ नहीं पाता। आपको काफ़ी केस में वो इंटरप्ट कर देता है बात करते हुए। कोई भी आप उससे बात कर रहे हो तो आपका कॉन्टेक्स्ट को सही तरह नहीं समझता, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को वो सही तरह आइडेंटिफाई नहीं करता। मैं चैट जीपीटी में मैंने गलत ग्रामर और गलत वोकेबलरी के साथ बात की और उसने उसको बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया और उसको पॉइंट आउट नहीं किया। एक ह्यूमन लेवल पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है किसी टीचर के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। आप याद रखें, जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो फिर उसके बाद भी आपने ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना है, और उसी कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्टर से ही अपनी लैंग्वेज सीखें। सो इन कंक्लूजन, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब, लैंग्वेज ऐप्स परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज परफेक्ट करना चाह रहे हैं, और जर्मनी में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पास फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज है तो उसी को जॉब के चांसेस मिल रहे हैं, उसी के पास अपॉर्चुनिटी है सक्सीड करने के लिए। और वो आप किसी भी ऐप या एआई बेस्ड तरीके से नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टीचर चाहिए, आपको एक क्लास सेटिंग चाहिए, चाहे वो लाइव हो इन द सेंस कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ें, या वो ऑनलाइन हो, वो भी लाइव लेक्चर्स की फॉर्म में। यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स बताता हूँ आपको कि मैं भी लैंग्वेज कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज सीखी है और वो उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो उसका भी मैं फॉर्म आपके साथ नीचे शेयर कर रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट कोर्सेज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इस वक्त हम कार के अंदर बैठे हुए हैं और L3 ऑटोनॉमी एक्टिवेटेड है। EQS 500 इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज़ बेंज की फ्लैगशिप व्हीकल, और इसमें फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स के लिए लेवल 3 ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कराई है ऑन जर्मन ऑटोबान, और वो हम इन एक्शन देख रहे हैं आंखों के सामने अपनी। और जैसे मैं आपके साथ कैमरे में बात कर रहा हूँ, इस वक्त मेरा रोड के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, और ये कम्प्लीटली लीगल है और अलाउड है अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिकॉज कार ने कम्प्लीटली टेक ओवर किया है ड्राइविंग टास्क को, और वो मनूवर कर रही है ऑटोबान के ऊपर इस वक्त लेवल 3 ऑटोनॉमी के साथ। इसको आप रिकग्नाइज ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं टील कलर के साइंस बने हुए हैं, टील कलर में ये स्टीयरिंग व्हील पे नज़र आ रहा है। आप अगर आप इस कार को बाहर से देखेंगे तो इंडिकेटर लोकेशन पे आपको टील कलर में लाइट्स इस वक्त नज़र आएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रैफिक के, उनको पता चलता है कि कार लेवल 3 ऑटोनोमस मोड में चल रही है। तो ये एक बहुत इनोवेटिव फीचर है, जर्मनी में इंट्रोड्यूस कराया मर्सिडीज़ बेंज ने, और इससे ड्राइविंग काफ़ी आसान हो जाती है। अब ये हमें कह रहा है कि हम टेक ओवर करें ड्राइविंग टास्क को। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया, उसामा भाई अगर हम एज ए स्टूडेंट जर्मनी आते हैं तो हमारा नेशनैलिटी का क्या पाथ है, किस टाइप के वीज़ाज़ इन्वॉल्व हैं बीच में, कितना टाइम लगता है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे है मोर देन 18 ईयर्स का जर्मनी में, जिसमें मैंने सारे वीज़ा टाइप्स देखे हैं मोर और लेस, और उनके थ्रू मैं गुज़रा हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें एज ए स्टूडेंट वीज़ा, आप जर्मनी पे अगर आते हैं तो बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए तो आपका एक स्टडी पीरियड होता है जिसमें आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। तो अब हम अज्यूम करते हैं आपने अपनी स्टडीज़ विद इन 2 to 3 ईयर्स कंप्लीट कर ली अगर आप मास्टर्स के लिए आए हैं, या अगर आप बैचलर्स के लिए आए हैं तो 3 to 4 ईयर्स आपको स्टडीज़ में लगे। उसके बाद आपके पास इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन होता है कि आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी होती है स्टडीज़ के बाद। तो जब आप स्टडी वीज़ा पे जर्मनी में होते हैं और ट्रांजिशन करना चाह रहे होते हैं आफ्टर योर स्टडीज़, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन के वक्त जॉब ऑफ़र एग्जिस्ट करती है तो आप डायरेक्टली किसी वर्क परमिट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। और वर्क परमिट्स 2 टाइप्स के हैं, ब्लू कार्ड या नॉर्मल वर्क परमिट जो होता है, या अगर आपके पास जॉब नहीं है उस पॉइंट पे तो आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे आ जाते हैं। तो पहले हम जॉब सीकिंग वीज़ा को देख लेते हैं। जॉब सीकिंग वीज़ा पे अगर आप आते हैं आफ्टर स्टडीज़, और आप उसी केस में आते हैं जब आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं होती ग्रेजुएशन के वक्त, तो आपको नॉर्मली 18 मंथ्स तक का मैक्सिमम ये वीज़ा इशू होता है जर्मनी में। इसमें आपके पास टाइम होता है टू सर्च फॉर जॉब एंड बेसिकली फाइंड एन ऑफ़र जो कि आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो। और 18 मंथ्स का पीरियड जनरली इनफ होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक जॉब सिक्योर अपनी कर लें। और जब वो ये जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो वो आ जाते हैं वर्क परमिट पे। तो अगर हम वर्क परमिट्स की बात करें तो
एक नॉर्मल वर्क परमिट होता है जो ऑफेंटहाल्स गज़ेट्स पैराग्राफ 18A और 18B में डिफाइंड है। उसमें वो किसी स्पेसिफिक फील्ड से लिंक नहीं होता, लेकिन जनरल अगर आपकी कोई जॉब है और आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जनरली वो रिलेटिवली लो पेइंग जॉब्स के लिए भी आप उसके थ्रू वर्क परमिट ले सकते हैं या उसमें आप एलिजिबल होते हैं वर्क परमिट के लिए। और एक होता है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कराया था मे बी 10-15 ईयर्स अगो एज अ मीन्स टू अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर्स टू जर्मनी। ब्लू कार्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्क परमिट होता है जिसमें आपके पास सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू समवन जो सिर्फ नॉर्मल वर्क परमिट पे होता है। इनमें कुछ फॉर एग्जांपल है, जैसे अगर आपकी स्पाउस जर्मनी आना चाहती हैं और वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको जर्मन A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है टू अप्लाई फॉर फैमिली रीयूनियन वीज़ा। या आपका जो एज अ ब्लू कार्ड होल्डर आपका रेजिडेंस परमिट कन्वर्ट हो जाता है इनटू परमानेंट रेजिडेंस क्विकर कंपेयर टू समवन जो कि नॉर्मल वर्क परमिट पे है, और आपके पास और थोड़े से एडवांटेजेस होते हैं वो आप डिटेल में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ब्लू कार्ड के लेकिन जो कैच है, इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन समझने की ये कि इसके लिए आपकी एक थ्रेशोल्ड है मिनिमम सैलरी की। तो अगर आपके पास जॉब ऑफ़र होती है आफ्टर स्टडीज़ और वो इस मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है उसकी सैलरी पर ईयर, तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2025 में मैंने देखा है ये अराउंड अबाउट 48,000 यूरोज़ के आसपास है। और कुछ फील्ड्स में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कहलाते हैं, अगर उन प्रोफेशंस में आप हों तो इवन 43,000 यूरोज़ पर ईयर में अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप उस पर ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्टडी वीज़ा हो गया, जॉब सीकर वीज़ा हो गया, और वर्क परमिट्स के हमने 2 टाइप्स डिस्कस कर ली। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपकी नेशनैलिटी के पाथ में, वो है परमानेंट रेजिडेंस। अब परमानेंट रेजिडेंस डिपेंड करता है कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं, वो पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में अगर आप ब्लू कार्ड पे होते हुए ही या वर्क परमिट पे होते हुए ही अपनी नेशनैलिटी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी ही हैं जैसे वर्क परमिट की हैं। परमानेंट रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट्स ब्लू कार्ड की तरह यही हैं कि आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हो जर्मनी में, इसका आपने प्रूफ दिखाना है। और अगर आप सम पीरियड ऑफ टाइम सोशल नेट में पेमेंट करते हैं ब्लू कार्ड पे रहते हुए तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टैक्सेस पे कर रहे हैं, अपनी पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी पेंशन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। और परमानेंट रेजिडेंस के डेफिनेटली एडवांटेज ये है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके बाद आपको किसी वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जर्मनी में रहने के लिए आपको एक अनलिमिटेड टाइम के लिए रेजिडेंस परमिट मिल जाता है जो आप वन टाइम आप लेते हैं और उसके बाद आप हमेशा के लिए एलिजिबल होते हैं जर्मनी में रहने के लिए। आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता अपना वीज़ा। तो परमानेंट रेजिडेंस आप ले लेते हैं। उसके बाद अगर आप नेशनैलिटी की तरफ आप देख रहे हैं तो उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि जर्मनी में आपके 5 इयर्स कंटिन्यूस रेजिडेंस के कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। और ये 5 इयर्स लिमिट रिसेंटली आई थी, मेरा ख्याल है लास्ट 10 इयर्स में ही ये इंट्रोड्यूस हुई है, लास्ट 5 इयर्स में। और हमने एक पीरियड अभी देखा कुछ अर्से पहले जो कि ये कुछ केसेस में इसको रिड्यूस करके इवन 3 इयर्स कर दिया गया था। अब वो 3 ईयर प्रोविज़न हटा दी गई है। इसका मतलब ये कि एटलीस्ट आपको 5 इयर्स जर्मनी में रहना ज़रूरी है टू अप्लाई फॉर नेशनैलिटी। मेरे ज़माने में जब मैं जर्मनी आया था आज से 18 इयर्स पहले तो रिक्वायरमेंट थी 8 इयर्स ऑफ रेजिडेंस इन जर्मनी। तो डेफिनेटली ईजी हो चुका है नेशनैलिटी का पाथ सिंस दैट टाइम। और नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स बेसिक हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे, ब्लू कार्ड पे हो या वर्क परमिट पे हो, और टैक्सेस पे कर रहे हो अपने और अपने आप को सस्टेन कर सकते हो, और अगर आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट है और लेबन इन डॉइचलैंड एक टेस्ट होता है, वो भी आपकी जर्मन सोसाइटी की नॉलेज को टेस्ट करता है। अगर आपने ये 2 सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जर्मन नेशनैलिटी। तो 5 इयर्स ड्यूरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है समझने की कि यह आपकी सिर्फ जॉब करते हुए 5 इयर्स नहीं, या आपके
सिर्फ स्टूडेंट टाइम के 5 इयर्स नहीं, ये ओवरऑल जो टोटल टाइम आपने जर्मनी में गुजारा है वो होने चाहिए 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेजिडेंस। कुछ केसेस में मैंने सुना है कुछ स्टेट्स में जो नेचुरलाइजेशन अथॉरिटीज़ या Einbürgerungsbehörde जो होती हैं वो स्टडी टाइम को हाफ पीरियड काउंट करती हैं। मीनिंग अगर आपने 3 ईयर्स स्टडी की है जर्मनी में तो उसको 1.5 ईयर्स काउंट करेंगे इस 5 ईयर रिक्वायरमेंट में। ये चीज़ मैं कहीं पे चेक नहीं कर सका प्रूफ कि ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है या नहीं। जर्मन गवर्नमेंट की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ तो उस पर रिक्वायरमेंट इस वक्त 5 ईयर्स की है और वही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर आप 5 इयर्स जर्मनी में रह चुके हैं और अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो आप इतने इंटीग्रेटेड हैं यहाँ पे कि आपको जर्मन गवर्नमेंट यहाँ की नेशनैलिटी दे सकती है। और वो प्रोसेस होता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उसमें लग जाता है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, उसमें डिफरेंट डिक्लेरेशंस होती हैं, डिफरेंट प्रूफ्स होते हैं। कभी कभार आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सकती है। तो डिफरेंट इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। राउंड अबाउट 6 मंथ्स टू 1 ईयर का पीरियड होता है जिसमें आपको फिर ये जर्मन नेशनैलिटी मिल जाती है और आप जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली कि नेशनैलिटी देते वक्त आपको पासपोर्ट फ़ौरन नहीं हैंड ओवर किया जाता, सिर्फ नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको Einbürgerungsurkunde कहते हैं वो आपको दिया जाता है और उसकी बेसिस पे आप जर्मन पासपोर्ट ऑफिस जाके अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जर्मन नेशनैलिटी से रिलेटेड। इसके साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस आपके आंसर किए इस खूबसूरत सी गाड़ी में अच्छी ड्राइव करते हुए। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।